हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल क्लास होती है। और साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एक भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है यूपी टेट के सिलेबस में, जहां से लगभग एग्जाम में 5 से 6 सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न कवर किए गए हैं, यहाँ पर कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न को शामिल करने का प्रयास किया गया है और कुछ नए प्रश्नों को जो है यहाँ पर रखा गया है। ठीक है साथियों, विश्वास मानिएगा, अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से कवर करके जा रहे हैं, यहाँ से 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों, हम लोग यहाँ पर सिलेबस जान लेते हैं। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एसएसटी का पूरा सिलेबस नहीं जानने वाले हैं, बस ये जानेंगे जो नागरिक शास्त्र का टॉपिक दिया गया है उसमें जो है कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, कहाँ से जो है प्रश्न बनता है पेपर में। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका नागरिक शास्त्र का टॉपिक दिया गया है। इसमें जो है आप देखेंगे हम और हमारा समाज से सवाल बनता है, और ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन से सवाल पूछा जाएगा। ग्रामीण व नगरीय स्वशासन है, जिला प्रशासन है, हमारा संविधान है, यातायात सुरक्षा है, और आप देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था है, भारत में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, और देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा और आपका दिव्यांगता। ये सारे साथियों सब टॉपिक्स दिए गए हैं नागरिक शास्त्र में, और यहाँ से साथियों हर साल 5 से 6 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल का मतलब ये नहीं, जब भी यूपी टेट का एग्जाम होता साथियों, तो यहाँ से जो है लगभग 5 से 6 सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस क्लास को जरूर देखकर जाइएगा साथियों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा, और आपके पास कुछ सेकंड होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, आप आंसर भी यहां पर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। तो साथियों, अगर बात करें हम भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपसे और सवाल पूछेगा कि संविधान सभा की जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताइएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों जो थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद साथियों 11 दिसंबर 1946 को जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा भाई, दोनों पॉइंट। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे सवाल पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, अगला सवाल देखो, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? दोस्तों, अभी हमने आपको बताया है कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 को जो है इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, आप जानते होंगे इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, या इन्हें जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और यहीं पर आपसे सवाल एक और पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताइएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी साथ साथ पॉइंट याद रखें। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि ये संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में साथियों प्रस्तावना के नाम से जो है जाना गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के जो है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ये जो मैं साथियों फैक्ट आपको जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1 है, 2 है, 3 है, और आपका दिया है भाग 4। तो यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दे सकते हो, बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वो साथियों आपका भाग 3। ठीक है,
और इसे साथियों संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और भाग 3 में दोस्तों आप देखेंगे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से भी 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है साथियों, और इसका उल्लेख अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत साथियों इसको रखा गया है। और साथियों मौलिक अधिकारों को ही क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कितने मौलिक अधिकार निहित हैं भारतीय संविधान में, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। और पहले कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे, यानी मूल संविधान में साथियों 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिए। अगला सवाल, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि जो अगर बात करें हम यहाँ पर मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार साथियों कौन सा था, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, तो वो था साथियों आपका संपत्ति का अधिकार। क्या भाई, संपत्ति के अधिकार को साथियों इसे जो है 7वां मौलिक अधिकार कहा जाता था, लेकिन साथियों इसको हटा दिया गया, इसे जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसे जो है साथियों एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसको संविधान में रख दिया गया है। यानी अब ये जो है साथियों मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्या, संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब साथियों सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, किस संविधान संशोधन द्वारा साथियों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देते हुए चलें। और मैं आपसे कह रहा हूँ साथियों पूरे धैर्य के साथ इस क्लास को आप लोग जरूर देखकर जाइएगा, बताएं। चलिए भाई, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, वो था भाई आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे जो है अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया भारतीय संविधान में, और एक इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है, बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर अनुच्छेद 21A पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 21A को साथियों कब जोड़ा गया था, इसे जो है दोस्तों आप देखेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा साथियों अनुच्छेद 21A जो है जोड़ा गया। ठीक है भाई, और ये किससे संबंधित है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा साथियों किसे कहा जाता है, आप लोग यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी प्यारे दोस्तों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए, बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, संविधान की आत्मा की दोस्तों बात करें अगर हम, तो भाई आप देखेंगे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहीं पर एक सवाल और पूछता है कि भारतीय संविधान का जो है हृदय अथवा आत्मा किसे कहा गया है, तब आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, इसे साथियों संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया है। ठीक है, अच्छा ये किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, और प्रस्तावना को क्या कहा जाता है भाई, संविधान की आत्मा कहते हैं, और हृदय अथवा आत्मा किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर हम मौलिक कर्तव्य की दोस्तों अगर हम बात यहाँ पर कर लें, तो मौलिक कर्तव्य कितने निहित हैं भारतीय संविधान में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसका उल्लेख अगर आप देखेंगे साथियों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अगर आप देखेंगे भाग 4A
और अनुच्छेद 51A के तहत इसको भारतीय संविधान में रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहीं पे बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा साथियों आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप कर सकते हो। सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया भाग 4, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है और ये प्रावधान साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से करके जाएं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है भाई, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई दोस्तों? रूस के संविधान से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक साथियों ये हो गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको। देखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है ये साथियों आपका रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से? रूस के संविधान से। अमेरिका से जो है साथियों मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा ली गई है। ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको याद रखें। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन की संविधान की बात करें साथियों, यहाँ से देखेंगे आप लोग ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है वर्तमान समय में जो भारत में चल रही है। वर्तमान समय में साथियों जो व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है भारत में, ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप कर सकते हो। तो कितने मौलिक कर्तव्य भाई? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप यहाँ पर बताएं। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए, बताओ भाई। तो आप जानते होंगे दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, यानी इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्रस्तावना में साथियों अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हो। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सही उत्तर क्या है भाई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन आपका जो थर्ड दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों न्यायपालिका जो है संविधान के प्रावधानों की अंतिम व्याख्याकार है। क्या भाई? अंतिम व्याख्याकार है। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित कानून बनाने की शक्ति जो है किसे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर दिया गया है, इसका उत्तर आप बता सकते हो। चलिए नागरिकता की दोस्तों अगर हम बात करें, नागरिकता का उल्लेख कहां पर किया गया है तो आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। ठीक है, और साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? यहां पर जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा संसद होगा। क्या? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है?
15 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर करें। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 44 पर, किस पर, आर्टिकल 44 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 44 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन साथियों संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा जो है किया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 है, 15 है, 17 है और आपका दिया है यहाँ पर अनुच्छेद 18। ठीक है। तो साथियों ये आप देखेंगे जो अनुच्छेद 17 है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अनुच्छेद 17 आप जानते हैं यह अधिकार जो है समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्णन किया गया है समानता के अधिकार को, और इसी के अंतर्गत साथियों आपका आता है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा, यह जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, भारत का जो है साथियों एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका आर्टिकल 52 में अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र का प्रमुख होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए साथियों राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जैसे थल सेना हो गया आपका, जल सेना, वायुसेना। ठीक है। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। सवाल नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। यहां पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर यहां पर कर सकते हैं। बताइएगा सही आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 61 पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है। साथियों महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर 3rd ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों प्रस्ताव लाने से जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना जो है अनिवार्य होता है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका 3rd क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए प्रयास करिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 है और आपका दिया है 40 वर्ष। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है। साथियों उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। और साथियों यहाँ पर देखेंगे जो है वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। और कितना साथियों आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर जो है न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2, 10, 12 और आपका दिया 15। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd दिया 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आप जानते होंगे साथियों ये सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से जो है होते हैं। ठीक है। यानी जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये जो है साथियों आप देखेंगे साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारत की जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है। 21 का उत्तर आप यहां पर बताइए। चलिएगा, भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर क्या भाई, राष्ट्रपति पर जो लोग जा रहे हैं यानी प्रेसिडेंट पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुला सकता है। 22 का उत्तर बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन भाई, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3rd राइट। आप जानते होंगे दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है किया गया है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों हमेशा जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। ठीक है। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और ये अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है,
आप सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है, बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन जो थर्ड दिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल साथियों सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा भाई, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति और आपका दिया है राज्यसभा के प्रति। 24 का राइट आंसर आपका क्या है? जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट होंगे। तो भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, बताएं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत की जनता, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राष्ट्रपति दिया गया है। ये साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप जानते हैं राष्ट्रपति जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। और साथियों प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ये भी साथ साथ आप याद रखें। अगला सवाल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 26 का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया 25 ईयर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई सेशन को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है लाया जाता है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। ठीक है, तो साथियों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा को दोस्तों आप जानते हैं इसे संसद का जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6 वर्ष बताइएगा, या अस्थायी। चलिए साथियों, संसद के जो है कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक आपकी लोकसभा है और दूसरी साथियों आपकी राज्यसभा है। लोकसभा को साथियों अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को साथियों अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो भाई राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं 6 ईयर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है, बताइए। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर आप लोग छापते हुए चलिएगा, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 6 महीने पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, धन विधेयक यानी मनी बिल सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? 29 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, फटाफट आंसर आप बता सकते हैं। धन विधेयक यानी मनी बिल सर्वप्रथम संसद के किस सदन में जो है पेश किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। ठीक है साथियों, कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति जो है कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। तो भाई राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद 89 में किया गया। क्या भाई? अनुच्छेद 89 के अनुसार साथियों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 ईयर होना चाहिए, बताओ। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 65 ईयर। कितना भाई? 65 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है साथियों 65 होती है, 65 ईयर। और वहीं पर हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 ईयर होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है किसे प्राप्त होती है, बताइएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है
किसे प्राप्त होती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट हो जाएंगे। तो भारत में साथियों आप देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन थर्ड जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत समीक्षा जो है कर सकता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। सवाल नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है, बताएं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन थर्ड जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? बताएं। चलिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। सही आंसर क्या है भाई? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए भाई, राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, आपका 30 वर्ष दिया है और आपका दिया 35 ईयर। राइट आंसर क्या है? 25 ईयर। 25 वर्ष पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर करिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? बताएं। चलिए फटाफट आंसर करें। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 400 हैं, 403 हैं, 404 हैं और आपका दिया है यहाँ पर 80। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए भाई? 403 पर जो लोग जा रहे हैं, किस पर? 403 पर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड पर, वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखें भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताइए, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 80। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश से जो है देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखें। आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 38 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। सवाल नंबर 38 का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 6 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया साथियों राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष यानी 6 ईयर होता है, ध्यान रखें। अगला सवाल, किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352 है, 56 है, 360 है, अनुच्छेद 368 है। साथियों अनुच्छेद 367 में देखेंगे इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में देखेंगे आप लोग इसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में साथियों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में देखेंगे राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। ये चारों आर्टिकल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपातकालीन संबंधित उपबंध साथियों कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में साथियों 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करी गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपात। हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय आपात जो है आपका साथियों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात आपका 360 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, भारत में अब तक कितनी बार जो है वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? कभी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो क्या भाई? बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने आपको बताया अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? बताएं। इसका उत्तर कर सकते हैं फटाफट आप लोग यहाँ पर, सभी प्यारे साथियों का आंसर आ जाना चाहिए। बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संशोधन? बताइएगा, 43 का उत्तर बताएं। शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है?
43 का राइट आंसर क्या है, वो है आपका साथियों 74वां संविधान संशोधन। क्या भाई, 74वां संविधान संशोधन है आपका जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया गया है, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश साथियों किस समिति ने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व जो है किसका होता है। 45 का उत्तर क्या है, 45 का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व साथियों ये आप देखेंगे किसका होता है, आपको पता होना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग का। क्या भाई, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 46 का उत्तर बताएं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। दोस्तों आप देखेंगे मतदान करने की जो आयु होती है 18 वर्ष होती है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 21 ईयर यानी 21 साल आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। 29 विषय कितने शामिल हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। 48 का राइट आंसर क्या है, बताएं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जानते हैं। आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पता होना चाहिए आपको, क्षेत्र पंचायत। क्या होना चाहिए भाई, क्षेत्र पंचायत यानी पंचायत समिति होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी को क्या कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी को क्या बोलते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, मेयर, जिसे महापौर कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। और ये रहा आपका अगला सवाल, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है जो कानून व्यवस्था और राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप बता सकते हो। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डीएम कलेक्टर यानी जिला अधिकारी, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका पार्ट 1, यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को कवर किया, और अगले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को और कवर कर लेंगे, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यानी पूरे 100 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, ठीक। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो भी क्लासेस अपलोड की जाती हैं आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुँचता रहे, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।